सो बस बीएससी के कल के वीडियो के अंदर हमने मार्केट एक्सपर्ट्स और साथ में सेबी और आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट्स थे वो सभी डिस्कस किए थे। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, कोई भी स्टेटमेंट अब यहां से गिरावट अभी शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या हम कल यहां पर आने वाले हफ्ते के अंदर जो हमारे पास आ रहा है कल से क्या ब्रेकआउट और देखने को मिल सकता है बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल और एंजल वन, इन सभी स्टॉक्स में, या कुछ और कहानी मिल सकती है। समझते हैं। यहां पर एक और स्टेटमेंट आया है वीकली एक्सपायरी के ऊपर ही, और ये स्टेटमेंट भी सभी स्टेटमेंट्स की तरह पॉजिटिव है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से। पहली खबर आती है आज के दिन की NSE के CEO चौहान की तरफ से। अब इनका क्या कहना है वीकली एक्सपायरी को लेकर के, वीकली ऑप्शंस बैन का लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा NSE के फाइनेंशियल्स पर। NSE को लेकर के इनका पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है और ये उसके CEO भी है। इनका कहना है कि वीकली एक्सपायरी अगर खत्म भी कर दी जाती है तो NSE के फाइनेंशियल्स पर उसका लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा। अब मार्केट के वॉल्यूम्स को लेकर के इनका क्या कहना है, एक बार वो पॉइंट भी यहां पर नोट कर लो। हम ये वाला पैराग्राफ रीड करेंगे वॉल्यूम्स के लिए, आपका यहां पे ये वाला पैराग्राफ रीड करेंगे। आवर वॉल्यूम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लास्ट डे ट्रेडिंग बाय इन्वेस्टर्स। इनका कहना है कि जो आपकी एक्सपायरी डे होता है ना, हमारा मार्केट वॉल्यूम जो है वो उस एक्सपायरी डे पर डिपेंडेंट नहीं है। ये कहना है इनका कि मार्केट में जो आपकी एक्सपायरी डेट आती है, सारा वॉल्यूम उस एक्सपायरी डेट पर डिपेंडेंट नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू एन इन्वेस्टर क्वेरी ऑन द फाइनेंशियल इंपैक्ट, जो कि इनसे सवाल किया गया कि क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट मिलेगा एक्सपायरी अगर खत्म कर दी जाती है, तो इन्होंने साथ में ये भी कहा और वॉल्यूम्स आर स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट ऑल डेज इवन विदाउट द एक्सपायरी डे। यानी कि हमारे जो वॉल्यूम्स है वो पूरे टाइम के अंदर फैले होते हैं, डिस्पाइट इसके कि हम सिर्फ यही सोचे कि एक्सपायरी डे पर सबसे हैवी वॉल्यूम आता है। तो इस पर इन्होंने नकारा है और so we do not see any issue going forward whatever SEBI regulations are in this regard। इस रिगार्ड में SEBI कोई भी डिसीजन लेती है तो हमें कोई इश्यू यहां पर होने वाला नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आज से लगभग एक महीने पहले भी एंजल वन ने कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था वीकली एक्सपायरी के ऊपर, ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट आज भी, और जो कल न्यूज थी और जो परसों न्यूज थी, सभी अभी भी पॉजिटिव जा रही है। तो ऐसे में हम क्या और ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर सकते हैं। 2020 से स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, लास्ट सेशन में भी दिया। अब यहां से और क्या एंटिसिपेशन है, हमें मालूम है कि हमारे पास 14 नवंबर को वोटिंग आ रही है। अभी आते उस खबर पर। 14 नवंबर को हमारी वोटिंग आ रही है बिहार इलेक्शन की। मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में कॉशियसनेस दिखा सकता है। एक कमेंट आप लोगों का भी आया था कि 14 नवंबर से ज्यादा ना एग्जिट पोल की डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, शायद 11 नवंबर की है वो दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। तो देखते हैं एग्जिट पोल किस तरफ जाता है और फिर बाद में 14 नवंबर को क्या रिजल्ट आते हैं। तो मार्केट शायद हो सकता है इस हफ्ते इसी कॉशियसनेस पर थोड़ा बहुत देखने को मिले, और जब कॉशियसनेस आती है तो चार्ट पर क्या मिलेगा उसको भी यहां पर समझेंगे। पहले आप क्वार्टर 2 के प्री एनालिसिस पे फटाफट से ले लेते हैं। इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में 11 नवंबर कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। और अगर आप लोगों ने इस चैनल पर CDSL का प्री एनालिसिस देखा होगा तो आपको मालूम पड़ा होगा कि रिजल्ट्स कंपनी के एग्जैक्ट प्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया हमने रिजल्ट कंपनी के ला करके दिखा दिए थे, ऐसा नहीं हुआ था। प्री एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता रहे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। क्या उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमको एक प्री रैली देखने को मिल सकती है, या पर सेशन रैली देखने को मिल सकती है, या पर नहीं। इसीलिए हम प्री एनालिसिस चैनल पर लेते हैं। तो CDSL का हमने डिस्कस किया था कि सितंबर क्वार्टर बढ़िया आता है, कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट दिए। इसी तरह हमने आपके NSDL का तो अभी हमने नहीं लिया, शायद से NSDL का अभी मैंने नहीं लिया है, बट शायद इसका आ चुका है, देख लेना। अभी इस पर इतना मुझे अभी कंफर्म नहीं है। बट CDSL और एंजल वन, CDSL और एंजल वन का प्री एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और नंबर आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया देखने को मिले थे। अब BSE लिमिटेड की भी यही एंटिसिपेशन है। एक कमेंट आप व्यूअर का आया था कि BSE के रिजल्ट बहुत खराब आएंगे, कंपनी बेकार आएगी। बिल्कुल, देखो
जब भी मैं आपके साथ प्री एनालिसिस डिस्कस करता हूं तो एक चीज तो आपको पता है कि हम पुराने डाटा से कंपेयर करते हैं। जैसे सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून अच्छा देखने को मिलता है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। ठीक है, अब प्रॉफिट तो यहां पर कम आए थे क्योंकि टैक्स परसेंटेज इधर ज्यादा था, बट आगे आते हैं, कोई बात नहीं। हम आते हैं 2023 सितंबर में, तो यहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आई थी, यहां पर भी भैया प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हो रही है। तो अभी तक हमने रेवेन्यू का ही समझा था, तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हो रही है आपके सितंबर क्वार्टर में क्योंकि टैक्स परसेंटेज ज्यादा आ रहा है। तो रेवेन्यू तो बढ़ते आने के चांसेस हैं, काफी हाई है, एक बार देख लेते हैं। यस, ठीक है। अब आते हैं 2024 के डाटा पे, तो 2024 में भी कंपनी का रेवेन्यू ऊपर आया है सितंबर क्वार्टर में, प्रॉफिट में इस बार इंक्रीज आया। सितंबर 2024 में कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज आया। ठीक है, अब हमारे पास आता है सितंबर 2025। यहां पर आपको पता है कि हम 1000 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से, लेकिन क्यों? क्योंकि कंपनी का जुलाई का डाटा जो है वो इन कंपैरिजन विद जून अच्छा देखने को मिला है। किसका? कंपनी का क्लाइंट बेस और अकाउंट ओपनिंग डाटा। अगस्त का डाटा कंपनी का अच्छा देखने को मिला। सितंबर डाटा थोड़ा सा वीक था, बट पिछले साल के कंपैरिजन में सितंबर डाटा बड़ा है। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि कंपनी का क्लाइंट डाटा, अकाउंट ओपनिंग डाटा जो है वो बड़ा है साल के कंपैरिजन में और आपके मंथ्स के कंपैरिजन में। तो यहां काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाए। अब 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और कंपनी का टैक्स परसेंटेज 25% ही रहता है ना, तो बहुत हाई चांस है कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा दे। बट फिर आपने देखा कि पहले सितंबर 2022 और 23 में कंपनी का टैक्स परसेंटेज बहुत आया था। तो अगर टैक्स परसेंटेज आपका 30% से ऊपर आता है तो शायद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते देखने को मिले। तो ये है पॉसिबिलिटी। अभी तक जो हमने प्री एनालिसिस पहले लिया था बीएससी का, वहां पर सिर्फ हमने रेवेन्यू डिस्कस किया था। अभी हमने यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी भी समझी है कि कंपनी की क्या आ सकती है, और जितना भी क्लाइंट डाटा है और आपका अकाउंट ओपनिंग डाटा है वो सारा मैंने चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। पिछले वीडियोस में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, आज से लगभग 5-10 वीडियो पहले। ठीक है, सो एक न्यूज और है जो कि सेबी की तरफ से, इसका बीएससी पर कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई एक्सपायरी की रिलेटेड है, बट यस एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोग कई सवाल पूछते हो कि डिजिटल गोल्ड खरीद लें क्या? गोल्ड वैसे बड़ा महंगा है, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं क्या? खरीदने को तो मार्केट में कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन सेबी ने यहां पर कहा है कि इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए किसी भी अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। तो ये थोड़ा सा देख लेना अगर आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जा रहे हो। सेबी ने एक एडवाइजरी जारी करी है आप लोगों के लिए ही। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो ये आपकी थी लास्ट सेशन की कैंडल। कल हमने डिस्कस किया कि आपने 2620 को सरपास कर दिया है, यानी अब ये आपका हो जाता है मिड बेस और क्रूशियल बेस आपका क्या हो जाएगा 2470। ये वाला ट्रेंड आपका क्रूशियल बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है और जो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जोन है वो आता है 2780 पे। हमारे पास इस कैंडल के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, समझे क्या? एक बार इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। हमें पता है कि 2520 आपका सिर्फ मई 2025 में ब्रेकआउट होता है एक बार, उसके बाद ये दूसरी बार है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में ब्रेकआउट नहीं मिले थे, बट इस बार पॉजिटिव न्यूज आई तो चार्ट ने 2520 ब्रेकआउट किया और 2620 भी ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसे में जब भी आपके पास इस तरह की एक बड़ी ग्रीन कैंडल हो और आपके पास मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन पर आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह की आती है, यानी आने वाले सेशन की कैंडल की पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह की, जो शायद दिन के आखिर में हमको एक फ्लैट क्लोजिंग देती देखने को मिले। ठीक है, अगर इस तरह की कैंडल आपके पास बनती है तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट सेशन की कैंडल आपके पास एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बने जो कि 2780 पर सस्टेन करे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है आने वाले 2 सेशन की। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ना कुछ नेगेटिव नहीं है। कुछ नेगेटिव नहीं होने का मतलब हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव है। बट अगर हम एंटिसिपेट कर लेते, जैसे कि आपके पास मार्केट आवर्स के बीच में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, तो
तो बीएसई बड़ा ब्रेकआउट दे जाता है, अपने रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करता है, पर नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाकर के थोड़ा क्या करता है, सस्टेनेबिलिटी की कोशिश करता है। अभी कल के सेशन के अंदर या फिर आने वाले वीक में हमारे पास मार्केट में कुछ भी नेगेटिव एलिमेंट आता है तो उस कंडीशन पर क्या हो पॉसिबिलिटी है आपकी, एक इसी तरह की कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है डाउन ट्रेंड में, जो कि एक रेड कैंडल होगी। हम नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी सब पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में एक कैंडल आपकी यहां पर बनी और अगली कैंडल 2780 की तरफ बन गई। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है। ओवरऑल बीएसई लिमिटेड यहां से काफी बुलिश नजर आ रहा है। इसी तरह पॉजिटिविटी बनी रहती है तो 2780 भी क्रॉस हो सकता है और नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन 2780 के बाद आता है 2860 का। तो ये है कुछ पॉसिबिलिटी। क्रूशियल बेस अभी आपने देख लिए, मिड बेसिस आपने देख लिए, जो शिफ्ट आया है सभी लास्ट सेशन के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।